Hi everyone, a very good morning. We are discussing TGT Natural Science series and today we are going to discuss physics questions. So let's start. हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें शिफ्ट नंबर 1 का एग्जाम पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सॉल्व किया है. आज हम क्या करेंगे, शिफ्ट नंबर 2 का फिजिक्स का पेपर देखेंगे, राइट. तो इसके बाद हम फिर मेल कैंडिडेट्स का भी पेपर देखेंगे और आप एनालाइज करेंगे. तो इस रेशो में, इस प्रोपोर्शन में हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस. यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक दो बीच में केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आए हुए हैं. यहाँ से शुरू है फिजिक्स. इसमें पहला क्वेश्चन है, सीमेंट में कौन सा मेजर इंग्रेडिएंट है. ये हम लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. आपके सामने आंसर है कैल्शियम सिलिकेट्स, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. अब हम फिजिक्स के ही क्वेश्चन करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है. अ फिश इज़ एट अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे एक फ़िश है, फिश. उसके बाद वो ऊपर यहाँ पे देखिए एक बर्ड है. बर्ड की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है. जो भी ये लेक है, ये लेक है, इसकी ऊंचाई. और लेक में पानी है. तो फिश कितनी गहराई में है, 12 सेंटीमीटर गहराई में है. तो आपको जो ऊपर बर्ड है उसे फ़िश थोड़ी ऊपर दिखाई देगी. यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे उसको वो फ़िश दिखाई देगी. तो अब हमें यही बताना है कि वो बर्ड को फ़िश कितनी गहराई पे दिखाई देगी, मतलब ये डिस्टेंस बताना है आपको. तो देखिए, आपके पास इसमें लेक के अंदर एक जो पानी भरा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 4/3. तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, रियल डेप्थ, जितनी रियलिटी में गहराई है, अपॉन अपीयरेंट डेप्थ. तो ये ध्यान रखिएगा, अपीयरेंट डेप्थ. तो आपको म्यू कितना दे रखा है, 4/3. रियलिटी में फ़िश कितनी गहराई में, 12. और आपको ये निकालना है कितनी ऊंचाई पे वो दिखाई देगी. तो x विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू बाई 3 डिवाइडेड बाई 4. दैट विल कम आउट टू 9. अब 9 आपको ये फ़िश की ये एक्चुअल मतलब रियलिटी तो 12 सेंटीमीटर है, पर 9 सेंटीमीटर नीचे वो पानी में अपीयर हो रही है बर्ड को. तो बर्ड से वो कितनी दूरी पर है, उसको कितनी गहराई में वो अपीयर हो रही है. तो 15 वो खुद ऊंचाई पे है और 9 वो फिश उसको लग रही है गहराई में. तो टोटल 15 और 9 कितना हो गया, 24. तो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. ये भी केमिस्ट्री से है, ये पिछली वाली वीडियो में देख लीजिएगा. गंगा एक्शन प्लान जरूर पढ़ के जाइएगा. आजकल जो नमामि गंगे चल रहा है, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उनको इस चीज़ से मतलब है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से उन्हें मतलब है गंगा को क्लीन करने में और कंजर्व रखने में उसको. तो ये भी आपको पढ़ के जाना है. ये केमिस्ट्री क्वेश्चन आप कर लीजिएगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड. देखिए इसमें क्या बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है. आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. देखिए, उसको शुरू के 2 सेकंड में उसने कुछ दूरी तय की और यूनिफॉर्म, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है समय के साथ, पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में है वो. तो 2 सेकंड में उसने कोई डिस्टेंस तय किया, मान लो S1 दूरी उसने तय की. अब उसने अगले 2 सेकंड में कोई S2 दूरी तय की है. ओके. अब ये मैंने क्यों ये वाली दूरी मैंने बड़ी क्यों दिखाई है सेकंड वाली, बिकॉज उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़े जा रही है पर यूनिफॉर्म तरीके से. तो ऑब्वियसली उसने पहले 2 सेकंड में कम और अगले 2 सेकंड्स में ज़्यादा दूरी को उसने तय किया होगा. तो आपको S1 और S2 का रेशो निकालना है. तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, आसान है. सबसे पहले आप बताइए, S का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट. अब इनिशियली उसकी जो रेस्ट से शुरू हुआ है तो U 0 हो जाएगी. अगर ये 0 है तो ये पूरा फैक्टर तो चल ही गया, चाहे कोई भी केस हो. तो आप S1 निकाल लीजिए. यहाँ पे हाफ A और T कितना है, 2 सेकंड का स्क्वायर कर दीजिए. 2 सेकंड का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4. तो ये कट के कितना आ रहा है, 2A. अब आप S1 प्लस S2 निकाल लीजिए. S1 प्लस S2 यानी पूरी. तो ये क्या होगा, UT फिर से गया तो हाफ A. अब टोटल टाइम कितना है, 4 सेकंड. 4 का स्क्वायर कीजिए, 16 आएगा. तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ रहा है, 8A. तो देखिए S1 2A है और S1 प्लस S2 का जो सम है वो 8A है. तो आप बताइए S2 कितना हो जाएगा, 6A. तो आप S1/S2 का आपको रेशियो निकालना है. दैट विल गिव यू आंसर 1:3.
तो आपका आंसर आ गया 1/3। 1/3 रेशो में उन्होंने डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। कहने का क्या मतलब है, इसको सही से समझेंगे। मान लीजिए टोटल दूरी, ठीक है, मान लो कि ये टोटल दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, देखिए 1:3, यानी कि जितना S1 ने दूरी तय की है S2 ने, ऐसे लिख सकते हैं S2 विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ S1। यानी अगर यहाँ पे उसने 10 सेंटीमीटर दूरी तय की है 2 सेकंड में मान लीजिए, तो अगली बारी वो कितनी दूरी तय कर रहा है 30 सेंटीमीटर। इस चीज़ को, ये तो एक छोटी सी डेरिवेशन है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाएँ तो हमें माइंड में सेट करना है कि इस तरीके से कर लेंगे हम। और डायरेक्ट भी याद रखिएगा, जब भी आपको सेम टाइम आ जाए ना तो हमेशा ध्यान रखना 1:3, ताकि हमें कुछ भी सोल्व ना करना पड़े। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्लास का ही है। इसमें बोला है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास एक वायर है, लंबी वायर, जिसका रेजिस्टेंस पहले 9 ओम था, उसको हमने इस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में मोड़ दिया, बेंट कर दिया, उसको बेंड किया। तो देखिए जब आपने उस रेजिस्टेंस जो तार को मोड़ा है तो उसमें नया रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होगा, चेंज हो गया होगा रेजिस्टेंस। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मान लो इन दोनों के बीच में करना है, तो क्या होगा, पूरी लंबाई L थी, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, क्योंकि इक्विलेटरल के सारे साइड क्या होते हैं सेम। तो इसकी जो लंबाई होगी वो L/3 होगी, L/3 होगी, इसकी भी L/3 होगी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो L3 1/3 हुआ है, तो रेजिस्टेंस भी यहाँ कितना हो गया होगा 1/3 ओम। रेजिस्टेंस भी यहाँ क्या हुआ होगा 1/3 हो जाएगा, जो भी पहले रेजिस्टेंस था। तो अब आगे जानते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिए आपको इसके अक्रॉस क्या निकालना है, तो देखिए अब यहाँ पे ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये आपस में क्या है, सीरीज़ में है, और ये पूरा जो भी निकल के आएगा वो नीचे वाले के साथ क्या है, पैरेलल में। तो ऊपर सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ऊपर सीरीज़ का जो है वो क्या होगा R/3 डिवाइडेड प्लस R/3, क्योंकि ऐड हो जाता है, तो ये हो गया 2R डिवाइडेड बाई 3। तो हमें ऊपर वाले का रेजिस्टेंस पता चल गया है, राइट। हमें इसके अक्रॉस चाहिए, ऊपर वाले का आया R/3। अब नीचे वाले का रेजिस्टेंस क्या है R/3। अब ये पैरेलल में है, पैरेलल में मैंने बताया था 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस, इसको ऐसे भी कर सकते हैं R1 R2 अपॉन में नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। तो R1 कितना है आपके पास 2R/3, R2 कितना है आपके पास R/3। सोल्व मत कीजिएगा इसको अभी। यहाँ पे 2R/3 प्लस R/3, एलसीएम लेंगे नीचे कितना आएगा 3, 2R प्लस 1R कितना होता है 3R। तो नीचे हमारे पास 3R/3, 3 से 3 कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा R बचेगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2R/3 मल्टीप्लाई बाय R/3, और नीचे क्या बचेगा एक R। तो R से R कैंसिल हो गया हमारे पास, ओके। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2/9R, और R टोटल कितना था ऊपर 9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो 2 ओम्स। तो हमारे पास इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला है, अ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी हुई है, और आपको पता है ना प्लस में लेनी है। और थोड़ी दूरी पे कोई कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव की माइनस में। उसके बाद वो किसी दूरी पे रखे गए हैं, अब ये नहीं पता कितनी दूरी पर। ये बोला पैरेलल रेज आई और पहले इसमें गई और फिर इससे बाहर तो पैरेलल ही गई। तो इसका मतलब कि इस दौरान पावर कितनी होगी यहाँ पर 0। पावर क्या होता है 1/f, इतना ध्यान रखिए। तो ये कितना हो जाएगा 0। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, यहाँ दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, चाहे वो दूरी पे हो। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जब भी कॉम्बिनेशन होता है इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ ये फॉर्मूला आपको याद है, इसका मैंने एक वो भी बताया था डायरेक्ट, पहले क्या दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को क्या प्लस, राइट। तो अब एक बार ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे अब दूरी भी आ गई है, अगर जब भी आपके पास दूरी भी आ जाए तो यहाँ पे बस एक चेंज कर देना -d अपॉन में F1 F2, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। और नीचे क्या चेंज आएगा, छोटा सा चेंज -d, यानी आपको ये चीज़ पता है। हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा इक्वेशन बहुत जल्दी। तो करिए फटाफट से।
तो आपके पास जो एफ़ है वो क्या है, F1 ऊपर मल्टीप्लाई बताया था मैंने, और नीचे क्या करना होता है प्लस, बस दूरी आ जाए तो माइनस डी कर देना। करिए अब इसका ना वो कर दो, इसको इन्वर्ट कर दो, तो ये 1/f हो जाएगा, F1 F2 माइनस डी अपॉन में नीचे आ जाएगा F1 F2, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, और ये नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई, तो कहने का मतलब हमारे पास सब 0 हो गया है, ये चीज़ इक्वल टू 0 आ गई है। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, पुट कर दीजिए, F1 कितना है 30 और F2 कितना है -10, तो 30 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 20 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको, आपको यहाँ पे, ये 12th क्लास में है, आपको यहाँ पे क्या बोला है, एक वायर है, बड़ी सी वायर, उसको हमने गोल गोल इस तरीके से बना दिया, यानी इसका जो सरकमफ्रेंस है 2πr वो L के इक्वल दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है कि इसको ऐसे मोड़ दिया, लूप बना दिया। तो यहाँ से एक बात बताइए, इस लूप का ये रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि इसे हमें यूज़ करना है इसलिए मैं यहाँ पहले ही बता रही हूँ। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L अपॉन में 2π, इसको ध्यान रखना। अब आपको ये कहा है जो ये लूप बना है इसके सेंटर पे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पूछा है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक वायर में होता है, तो मैंने आपके 2-3 फॉर्मूले बताए थे कि B बराबर क्या होता है U0I अपॉन में 4π, अगर एक तार हो इनफाइनाइट लेंथ का। उसके बाद यहाँ पे sin θ1 θ2 आता है जब उसकी लेंथ फाइनाइट होती है। पर अभी हमें यहाँ पे क्या बोला है, लूप में सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो वो होता है U0I अपॉन में 2R, इस बात को ध्यान रखना। तो I पूछा है बट इस बार हमसे, ये देखिए करंट पासिंग पूछ रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दिया हुआ है, तो I विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2RB अपॉन में μ0, और R की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की थी, क्या थी वो, L अपॉन में 2π, तो L अपॉन में 2π, 2 से 2 कैंसिल, और R की वैल्यू तो मैं 40 कर चुकी हूँ, तो ये हो गया, ये आपका आ गया BL अपॉन में μ0π, BL μ0 इंटू में पाए, तो ये आपका क्या है करंट है। तो अगर थोड़ी बीच में मिस्टेक हुई है तो आप उसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको ये निकालना है, फाइंड द एवरेज फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे, फोर्स आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, फोर्स पूछा है उसने क्वेश्चन में, तो फोर्स पूछा है, तो फोर्स मैं इसको डायरेक्ट तरीके से करा रही हूँ, फोर्स बराबर एम में नहीं पढ़ते हम, यानी यहाँ पर क्या आएगा चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम, देखिए आपका जो फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इस तरीके से रखेंगे, तो mv माइनस यू बाई टी, कुछ इस तरीके से इसको रख सकते हैं। यहाँ पे हमें दो वेलोसिटी नहीं एक की बात करेंगे, तो देखिए f बराबर एम वी बाई टी, m कितना दे रखा है आपको 10 ग्राम, ग्राम को ना आप kg बना लीजिए, अब ये kg बन गया। उसके बाद v कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो उसको ना मीटर बना लो, तो ये मीटर बन गया, अपॉन में टाइम कितना है 5 सेकेंड, ये इससे कैंसिल, तो 10, अब नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं 5, तो वो ऊपर आके इतना, अब ये न्यूटन में आंसर है आपके पास। 1 डायन इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन होता है, तो 10 की पावर माइनस 5 n को हम डाइन्स लिख सकते हैं, तो 10 डाइन्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया है आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान और छोटे हैं अगर हम डेली प्रैक्टिस में लाएं इनको, वरना ये थोड़े बड़े लगते हैं जबकि ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए अभी बताया था मैंने, अगर कोई तार है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो क्या होता है, ये होता है इस तरीके से, और ये आर क्या है, इससे ये दूरी, इस पॉइंट से ये दूरी, इसको आर कहते हैं। तो अभी अगर ये फाइनाइट लेंथ होती तो यहाँ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ जाता है, और ये थीटा क्या है, इस पॉइंट से ये एंगल्स, ठीक है, इस वायर के इस पॉइंट से ये जो एंगल बन रहे हैं। अब पहले आपको देखिए ये एक लूप दे रखा है आपको स्क्वायर टाइप का, आपको इसके सेंटर में पूछा है अब की बार मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो देखिए करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, इधर है तो इधर होगा, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यानी कहीं ना कहीं इधर है, तो बिल्कुल सेंटर में पूछ लिया आपसे अब की बार। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, मैं थोड़ा स्पेस बनाती हूँ, देखो एक एक करके करेंगे।
4 आपके पास वाई, इस तरीके से मान लो इसको, ये 4 है तो 1 के अक्रॉस निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 1 के अक्रॉस निकालते हैं। देखो ये हमारे पास वायर है, 1 के अक्रॉस निकालेंगे, इस वाले के अक्रॉस, ध्यान रखिएगा। तो देखो इसके सेंटर पे, तो ये इसकी दूरी है, ठीक है। अब ये दूरी हमें कितनी दी हुई है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एल उसकी साइड है, ये देखिए ये साइड है एल, ये साइड है एल, ये साइड है एल और ये भी साइड क्या है एल। ये कितनी दूरी पे है पता नहीं है, कुछ भी मान लीजिए, आर मान लीजिए, आर दूरी पे रखा गया है। अब देखिए इसके यहाँ पे एंगल भी मान लीजिए, ये एंगल थीटा 1, ये एंगल थीटा 2 है। तो ये बताओ कि एक स्क्वायर के डायगोनल कितने पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा 1 कितना हो जाएगा, 90 का आधा यानी 45, और थीटा 2 भी क्या हो जाएगा 45। ये हमें यूज़ करना है, ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे निकालते हैं, यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, और ये दूरी कितनी है, आर है। आगे चलिए, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 45, साइन 45 1/√2 होता है। तो न्यू नॉट आई 4 पाई आर। और आपको ये आर कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरी लंबाई एल है, तो ये जो आर इसका सेंटर है L/2 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे L/2। तो ये तो हमारे पास आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, आर क्या है हमारे पास L/2। साइन थीटा 1, साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2। क्या हम इसे 2/√2 नहीं लिख सकते हैं, 1/√2 1/√2 को 2 बार जुड़ रहे हैं वो, तो आप इसे क्या लिख सकते थे, 2 इंटू में 1/√2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए ध्यान से, हम इस √2 को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 4 पाई एल इंटू में 2, √2 को ऊपर वाले 2 को √2 लिखोगे तो एक √2 कट जाएगा, समझ रहे हो, इस तरीके से ये ऐसे है, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा √2। अब ये एक वायर का निकल गया और टोटल कितनी है यहाँ पे, एक तरह से 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखिए कुछ भी सोल्व मत करना, 4 2 ज़ा क्या है 8 √2 न्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई एल। ये आपका क्या आ गया आंसर, कहाँ है ये, तो देखिए ध्यान से इसको, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 मैच कीजिए, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है एग्ज़ाम में पक्का। इसमें बोला है कि हमारे पास प्रिज्म है, 2 प्रिज्म को इस तरीके, दोनों 2 प्रिज्म है, इनके ना आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, एक का इतना और एक का रिफ्रैक्टिव 1.5, और साथ में इस वाले का आप यहाँ पे चेक करो एंगल 4 डिग्री दे रखा है, तो इसका ये एंगल 4 डिग्री है और ये एंगल पूछा है आपसे, दूसरे प्रिज्म का एंगल क्या होगा। और इस तरीके से प्रिज्म को रखा है कि जब इनमें से आप जानते हैं ना डेविएशन हो जाता है, दोनों को इस तरीके से अरेंज किया कि डेविएशन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो डिस्पर्जन, ध्यान से देखना ये बहुत आसान है, विदाउट डेविएशन, तो बिना डेविएशन के जब डिस्पर्जन हुआ है इसका मतलब कि इनके दोनों के डेविएशन क्या रहे होंगे, सेम। एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान रखना डेविएशन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा d1, ये दोनों के डेविएशन सेम है, मैं जो फॉर्मूला बता रही हूँ आपको वो ये ध्यान रखिएगा। पहले वाला प्रिज्म का जो a आपको दे रखा है वो 1.5 है, 4 डिग्री है, a क्या होता है प्रिज्म का एंगल, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। नेक्स्ट दूसरा प्रिज्म है, उसका जो आपको एंगल दे रखा है वो आपको निकालना है, दूसरा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, ये वैल्यूज़ आपके लिए लिख दें, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने, a1 u1 -1 इक्वल टू a2 u2 -2, न्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a1 कितना दिया हुआ है आपको 4, न्यू 1.5 - 1 इक्वल टू a2 निकालना है और न्यू2 कितना है 1.6 - 1, करिए 1.5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0.5, और साथ ही साथ यहाँ पे 1.6 में से 1 जाएगा तो 0.6, ये 0.6 कहाँ चला जाएगा नीचे, इंटू a2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 ये
2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10/3 डिग्री आपका आंसर आ गया है, 10/3। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इसमें आपको क्या बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपके पास एक कनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दिया हुआ है 40, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 20 -20। कनकेव मिरर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 1 सेंटीमीटर दी है, HI पूछा है और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -30 क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इधर मान के चलते हैं। चलो इसे हम सॉल्व करेंगे अभी। तो देखिए आपके पास फोकल लेंथ आपको कितनी दी हुई थी -20 सेंटीमीटर, यू कितना है -30 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ HO आपको कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। देखिए अब पहले V निकाल लीजिए सिंपल। तो हमारे पास मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है 1/V + 1/U। इसको डायरेक्ट मुझे ये निकालना है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट मैं बता देती हूँ। जो मैंने बताया था ना ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, तो आप F और U को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि हम V को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये आ गया। अब F बताइए -20, U कितना है -30, नीचे U कितना है आपके पास -30 माइनस, और फोकल लेंथ कितनी है -20। तो नीचे जो आपका सॉल्व करके आएगा वो कितना आएगा -10, और -10 को आप इससे कट कीजिए तो ये कितना आ गया है 60 -60 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताइए, HI/HO विल बी इक्वल्स टू -V/U होता है, तो HI आपको निकालना है, ये 1 है, -60, U कितना है -30, कैंसिल, ये कितना है -2, तो -2 सेंटीमीटर या जो भी क्वेश्चन में दिया वो आंसर आ गया है। क्यों क्योंकि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी उल्टी, यानी कि इन्वर्ट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछली बार भी इसी तरह का कोई क्वेश्चन था कि 2 बल्ब को जोड़ा गया है। यहाँ पे आपके पास एक बल्ब ये है, 2 बल्ब हैं, उनको ना सीरीज़ में जोड़ा है और 200 वोल्ट की उस पर क्या लगाई गई है बैटरी, ये है, और इसकी आपको रेटिंग दे रखी है। और ये बोला है कि जब इसमें से हम करंट पास होगा ना तो कौन सा बल्ब पहले क्या हो जाएगा इसमें से फ्यूज़, पहले कौन सा बल्ब। तो भाई एक काम करते हैं, इसमें ना ये निकाल लो ये कितना करंट को झेल सकता है और ये कितने करंट को झेल सकता है, और एक सर्किट का करंट निकाल लेंगे, फिर एक शॉर्ट सर्किट भी करेंगे, उस हिसाब से पता चल जाएगा। तो एक काम कीजिए, हम इन दोनों के क्या निकालेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। मैंने बताया था ना इसका आपको क्या निकालना होता है रेजिस्टेंस पिछली वीडियो में। तो पावर बराबर क्या होता है V²/R, देन R विल बी इक्वल्स टू V²/P। तो आप दोनों के क्या निकालेंगे, सबसे पहले R। पहले हम फर्स्ट बल्ब का निकाल लेते हैं, A बल्ब। तो फर्स्ट बल्ब का हमारे पास करिए 100 × 100/P, P कितना दे रखा है 100, तो पहले बल्ब का आपको रेजिस्टेंस इतना मिल गया। अब दूसरे का निकाल लेते हैं 100 × 100, और इसका जो V आपको दे रखा है 60, तो ये हो गया 1000/6, यानी कि 500 / 3, तो इसका आपको रेजिस्टेंस 500/3। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इन दोनों को क्या करके ऐड, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन है, 100 और 500/3 को हमें क्या करना है ऐड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में क्या होता है R1 + R2, तो हम दोनों को क्या कर देंगे जोड़ेंगे, 100 + 500/3, आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 800/3। तो हमारे पास पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट का वोल्टेज है, I निकाल लो। तो हमारे पास I निकालेंगे तो V/R, V कितना है टोटल सर्किट में 20 200, और R कितना था 800/3, तो ये कट गया, 2 3 = 6/8, 6/8 को 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 होता है 0.7, तो पूरे सर्किट में 0.7 करंट बह रहा है, जा रहा है, ओके, फ्लो कर रहा है। तो अब आप करिए पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ लिख देती हूँ 0.7 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में क्या कर रहा है फ्लो। अब दोनों का भी निकाल लीजिए, इस वाले बल्ब का और इस वाले बल्ब का, क्या निकालेंगे I। देखिए सिंपल सी बात है, इसका रेजिस्टेंस कितना निकाला था हमने 100 ओम, इसका 500/3 ओम। अब वोल्टेज तो दी हुई है, इसकी वोल्टेज कितनी है 100 दी हुई है, और इसकी भी क्या दी हुई है 100, तो दोनों का करंट कैसे निकालेंगे V/R, तो V/R, तो ये पहला सर्किट 1 एम्पियर का करंट झेल सकता है, पहले वाला बल्ब। दूसरे का I निकालो, I होता है V/R, V है 100 और R है 500/3, 3/5 होता है 0.6 एम्पियर।
दूसरा बल्ब 0.6 एम्पियर करंट को झेल सकता है। भाई 0.6 को झेल सकता है और दे रहे हो उसको 0.7, तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज़ हो जाएगा, बुझ जाएगा या ख़राब हो जाएगा? तो सेकंड बल्ब भी पहले क्या हो जाएगा, फ्यूज़। तो आप ध्यान रखिएगा। और वैसे भी बताऊं तो जब भी आपको सेम वोल्टेज दी हो ना, नेक्स्ट टाइम के लिए सेम वोल्टेज हो, आप ना बस एक ध्यान रखिएगा और यहाँ पे वोल्टेज देखो ज़्यादा दे रखी हो, तो जिसका ये जो पावर रेटिंग ये जो है P, इसका 60 था ना वोल्ट, वही हमेशा क्या होएगा, बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सेम दोनों के सेम क्या हैं, वोल्टेज हैं, और यहाँ से भी 200 मतलब एक ज़्यादा दे रखा हो, तो करंट हमेशा, ये जो करंट सर्किट में आएगा तो दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज़ होएगा, जिसका ये जो W है वो क्या है, छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक बॉडी को, मतलब कोई पत्थर मान लीजिए, उसको ऊपर फेंका गया, 5वीं और 6th यानी 5th और 6th सेकंड में उसने सेम दूरी तय की। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा ऊपर, तो वेलोसिटी घटती है। तो देखिए ऐसा तब होगा जब ये ग्राउंड है, तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया यानी कि वो वापस आ रहा होगा। मान लो ये 4 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय की, 5 सेकंड में उसने यहाँ दूरी तय की, ये दूरी तय की 5 सेकंड में। अब वेलोसिटी ऊपर जाके तो बिल्कुल मिनिमम हो गई, 0। अब वो जब नीचे आया होगा, ये इसने 6th सेकंड कवर किया है, इस 6th सेकंड में आप देखिए ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, समान होगी। तो ये है आपका क्वेश्चन, आपको यही निकालना है कि मैक्सिमम हाइट पे फाइंड द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो आपको यहाँ पे इनिशियल क्या नहीं पता, अभी वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं ये डायग्राम यहाँ बना रही हूँ, इसका जो फिगर है ये देखिए, ये 5th सेकंड, ये 4th सेकंड के समय और ये 6th सेकंड। चलिए अब एक काम करते हैं। वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है मैक्सिमम हाइट निकालने का, ये वाला, और ये भी हमारा न्यूटन्स के 3rd लॉ से ही आया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब सबसे पहले v बराबर क्या होता है, u + 80, वहाँ से शुरुआत कर लेंगे इसकी। तो v = u + 80, तो हमारा v कितना है, 0, u और a यहाँ पर क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू में t, तो u आ गया gt। तो g कितने आपका 10 ले लेते हैं, और टाइम 5 सेकंड, तो यह हो गया 50 मीटर पर सेकंड। तो इसका आपने u निकाल लिया। अब आप सीधा यही वाला फॉर्मूला लगाना चाहो तो ये लगा दो, हाफ AT का स्क्वायर, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो u है 50, अब टाइम कितना है 5 सेकेंड, हाफ a कितना है नहीं पता, g वो भी माइनस का लेंगे, -10, और t कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको सॉल्व करो, ये 5 से जाएगा, ये हो गया 125 और ये हो गया 5 × 5 = 20, 250 में से 125 निकालना है आपको, तो 125 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में ही चल रहा है ये सब कुछ, मीटर आंसर आ जाएगा। वैसे आप इससे भी कर सकते थे, मैक्सिमम हाइट = u² / 2g, राइट। तो u कितना था आपके पास, 50 / 2 × 10, ये 25, ये 0, तो ये 125 यहाँ से भी आ रहा है। कैसे भी कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, और भी तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक है, ये आप ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपने यहाँ क्या किया है, एक आपके पास रोड है, ऐसे रोड है, मैं थोड़ी छोटी रोड बना रही हूँ, रोड है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसको सर्कुलर पाथ में आपने क्या किया है, रोटेट किया है इस तरीके से। पहली बात, इसको हमने ऐसे क्या, ये इसका सेंटर है, मान लो ये रोड है इतनी लंबी, इसको आपने ऐसे रोटेट किया है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, EMF इंड्यूस निकालना है। तो सबसे पहले तो एक बार ये ध्यान रखिए, लीनियर वेलोसिटी भी होती है, और कोई चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में चलती है तो वेलोसिटी क्या होती है, ये ध्यान रखना। कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में चले उसे एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, और ये दूरी यानी ये रेडियस, ये भी लेना होता है। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ये हमें काम आएगा। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। देखिए आपके पास ये आपको एक रोड दी हुई है, ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मोशन करेगी। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा, अब ये तो बहुत, और इसकी ना लंबाई आपको पूरी L दे रखी है। हम कोई छोटा एलिमेंट इसका ले लेंगे, मान लो ये dx है और ये x दूरी पर है, यहाँ पे EMF निकाल लो और उसको जोड़ देंगे यानी इंटीग्रेशन। तो भाई यहाँ पे जो इंड्यूस EMF होगा छोटा ही होगा, और वो क्या होता है, b इंटू में वेलोसिटी इंटू में ये जो इसकी dx है, स्मॉल एलिमेंट जो हमने माना था।
अब आप एक काम कीजिए, वेलोसिटी मैंने बताया था ना, ये तो उसमें घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू में ये दूरी x इंटू में x dx। अब हमें तो पूरे की चाहिए, पूरी रोड की, तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा E विल बी इक्वल्स टू बी ओमेगा, बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा ये, और टोटल लंबाई क्या है 0 to L, तो यहाँ पे बी ओमेगा x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन खोल दिया मैंने, यहाँ L to 0, तो एक बार इसको L रख लो, L स्क्वायर बाई 2, तो ये आंसर आ गया। EMF विल बी बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में L स्क्वायर आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना, दिया नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, थोड़ा सा आगे फटाफट करना पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म रॉप है सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ, भाई एक रॉप है, उसको ऐसे लटका दिया हवा में, तो भाई अभी उस पर इतना प्रेशर नहीं है, पर उसको साथ में ना कहा है कि यहाँ पे एक आदमी है वो इस पर चढ़ेगा। अब तो भाई आदमी का भी वेट होता है, आदमी का वेट कितना होगा, जो भी वो पर्सन है mg, अब वो चढ़ भी रहा है, एक्सेलरेशन भी आ रखा है, तो इस रोप में टेंशन हो जाएगी, तो भाई जो इस रोड में टेंशनल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg प्लस ma, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मास आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे आप मास को कॉमन ले लीजिए g प्लस ए, मास कितना दे रखा है आपको, m कितना दिया हुआ है इसके अंदर 50, और g कितना है आपके पास 10, और a आपको निकालना है। अब इसमें ये जो वायर है, ये जो रोप है, ये 700 न्यूटन का फोर्स झेल सकती है, तो आप इसके इक्वल रख दो इसको, तो यहाँ से ये कट, तो ये हो गया आपका 70 विल बी इक्वल्स टू 50 प्लस 5a, तो 5a विल बी इक्वल्स टू 20 आ रहा है, देन a विल बी 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर वो इतने एक्सेलरेशन से चढ़ेगा ना तो वायर उसे झेल लेगी, पर लेकिन अदरवाइज इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से चढ़ेगा तो वायर टूट जाएगी, राइट, तो हमारी वो वायर थी वो टूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है, सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ एंड ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट द अदर एंड ऑफ, आप ये पढ़ लीजिए अच्छे से, और इसमें आपको ये बोला है कि एक स्प्रिंग है, फिर से ये स्प्रिंग है, इस पर कोई m मास हमने क्या कर दिया, हैंग। अब मास का भी वो जो मास है उसका कुछ वज़न होगा, जो भी यहाँ पे ब्लॉक है कोई, तो अब क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। अगर हम इसको मान लो मैंने यहाँ पे पहले रोका हुआ था इसको, पर अब मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया बिल्कुल, तो वो रोक, ये जो स्प्रिंग है वो खींच जाएगा, नीचे आ जाएगा, पहले वो इतनी ऊंचाई पे था, अब वो x डिस्टेंस नीचे आ गया। अब ये बताओ ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम। जितना आप ऊंचाई पे हाइट पे जाते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और नीचाई पे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो जो ब्लॉक है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, और वो किस में स्टोर हो जाएगी, उस स्प्रिंग के अंदर। भाई स्प्रिंग को जितना ज़्यादा हम खींचते हैं उसके अंदर क्या फोर्स इकट्ठी हो जाती है ना, उसको छोड़ेंगे तो कितनी तेज़ चोट लगती है। तो जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा वो क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर जितना स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा, इंक्रीज़। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स स्टोर होता है, कितना स्टोर होता है स्प्रिंग के अंदर फोर्स, इतना होता है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज़ हुई है उसकी, mg, और इसमें क्या किया है, नीचे आया है स्प्रिंग जो हमारा है, कितना नीचे, x नीचे आया है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप देख सकते हैं एक x से एक x कैंसिल, तो अब आपको ये क्या निकालना था, मैक्सिमम इलोंगेशन, कि वो कितना नीचे आया है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर हो जाएगा 2mg डिवाइडेड बाय k, तो ये हमारा क्या है आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, आई विल एक्सप्लेन। ये देखो ये क्वेश्चन ना शिफ्ट नंबर 1 में भी आया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये ध्यान रखना, दो लिक्विड है हमारे पास अलग अलग डेंसिटी के, अगर उनके वॉल्यूम सेम है और तब उन्हें मिक्स किया जा रहा है तो जो मिक्सचर की डेंसिटी है वो पता है क्या आएगी, आपका d1 प्लस d2 बाई 2। पर लेकिन अगर सेम मास को इक्वल मास को ऐड किया जा रहा है तो ये आएगा। तो देखते हैं ये कैसे आता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत। आपको डेंसिटी मिक्सचर की निकालनी है, तो वो क्या होगा, मास ऑफ मिक्सचर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, और आपको दो लिक्विड का इक्वल मास का है कि मिक्स किया गया है। तो आप बताइए मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा 2m, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर निकालना पड़ेगा। अब डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आएगा, मास बाय डेंसिटी।
निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, m अपॉन में D1 प्लस m अपॉन में D2। आप इसका मास कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में D1 प्लस 1 अपॉन में D2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम लेके, D1 D2 अपॉन में D1 प्लस D2। इस वैल्यू को वहाँ पुट कीजिए डिवाइड में, तो मास D1 D2 इंटू में D1 प्लस D2, मास से मान आपका आंसर आ गया ये। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। इसमें आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ये आपकी अर्थ है और इसका रेडियस क्या है r। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आप जानते हैं कि उसका मास क्या है, m, स्मॉल m मान लीजिए। अब वो कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, थ्रू अ हाइट r/2। मतलब इस ऑब्जेक्ट को r कितना है हमारे पास, मान लो 10 है, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर किलोमीटर और ऊपर जाना है, यानी कि ये r है मान लो, तो इतनी ऊंचाई पे नहीं लेके जाना उस ऑब्जेक्ट को, यहाँ कहीं मिड में इधर ये r/2 और उसको ऊंचाई पे, अभी वो ग्राउंड पे है, उसे ऊंचाई पे लेके जाना है। तो इसको लिफ्ट करने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है G कैपिटल M, जो मास ऑफ अर्थ है, अपॉन में मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू में दूरी ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर से। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम अब क्या करेंगे यूज़। यहाँ पे मैं ये फ़ोटो बना देती हूँ इसकी, हमारे टॉपिक की, r/2 डिस्टेंस पे और ऊंचाई पे लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है उसे। ठीक है, तो पहले r था और अब जो न्यू जहाँ उसे लेके जाना है कितनी दूरी है, r प्लस r/2, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 3r/2 निकालिए। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, वर्क डन, वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो निकालिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, G कैपिटल M, मास R कितना है 3r/2 का, आपको यहाँ क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट उसके बाद इनिशियली उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो r दूरी पे था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2gm/3r। तो करिए इसका जो आप एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3r माइनस 2gmn, राइट। और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फिर ये प्लस है सॉरी, माइनस r से r कट गया, तो यहाँ 3gmm। ठीक है, आपको इसको अब क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड एक बात और आपको ध्यान रखनी है, हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, तो इस सब के सामने माइनस भी लगा दीजिए। लगाया माइनस, इसके सामने भी माइनस आएगा, इसके सामने भी माइनस, तो ये पीछे वाला फैक्टर प्लस हो जाएगा। तो ये आया -2gmm, फिर यहाँ प्लस 3gmm अपॉन में 3r। तो ऊपर आप बताइए, आपका 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, gmm अपॉन में नीचे 3r। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर, जो कि पॉजिटिव में आएगा। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपको बोला है कि 3 कोई मास हैं, उन्हें इस तरीके से रखा है इक्विलेटरल शेप में, कि भाई वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए। इस तरीके से 3 मासेस को हमने क्या किया है, रख दिया है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इस पे कितना मास लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, सॉरी ये पूछा है। तो इससे भी इसको फोर्स मिल रही है, इस वाले से भी इसको फोर्स मिल रही है, तो भाई नेट फोर्स निकालना पड़ेगा हमें। तो ध्यान से सुनना। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, G, इसका मास m, और दूसरी जो बॉल का मास भी तो m है, तो वो gm² हो जाएगा। अब इनकी दूरी, अब यहाँ पे इसकी साइड x है, इसकी भी x है, इसकी भी x है, तो क्या हो जाएगा x²। तो F1 निकाल लिया है हमने, F2 भी सेम ही आएगा, यानी कि F1 और F2 क्या आ गए हैं, सेम। अब मैं आपको सीधा आंसर बताती हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, प्लस जैसे वो नहीं होता है a² प्लस b², इस तरीके से F1 F2, एक छोटा सा चेंज, यहाँ कोस थीटा भी आएगा। तो यहाँ पे F1 कितना था हमारे पास, gm²/x² था, है ना ये, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर, फिर प्लस gm²/x², इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर। अब 2 टाइम्स ऑफ gm² अपॉन में x², दोबारा gm² अपॉन में x², कोस
60, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल कितना होता है, एंगल 60, तो cos 60 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 टर्म फिर से स्क्वायर हो रहा है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो रहा है, तो इसे हम 3 टाइम्स gm² लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का स्क्वायर और अंडर रूट से ये 2 कैंसिल, तो बीच वाला ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसके, क्योंकि स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ इसका अंडर रूट लेंगे तो √3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको लास्ट में कराऊंगी। ये क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, आपको यहाँ पे ये बोला है कि ये आपका वेट है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बंदे का वेट 50 है अर्थ पे, तो वो कितनी ऊंचाई पे जाए कि उसका वेट उसके वेट से 1% कम हो जाए। मान लो 1% कितना होगा 50 का, 0.5, तो 50 में से 0.5 घटाओ तो कितना आएगा 49.5। आपकी कितनी ऊंचाई पे जाके आपका वज़न 49.5 हो जाएगा। एक तरह से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए सिंपल, आपको जब भी ये पूछा हो ना कि 1% आपका मास, आपका वो पूछा है वेट 1% कब कम होगा, तो वेट बराबर क्या होता है m × में जी, मास तो कभी चेंज नहीं होता। तो भाई आप एक तरह से इस क्वेश्चन को यूँ बना लो कि कहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1% कम हो जाएगी, आप एक तरह से ये निकालना चाहते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कितनी हाइट पर 0.005 इंटू में रेडियस ऑफ अर्थ, इतनी ऊंचाई पे जाके हमारे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1% ना रिड्यूस हो जाता है। मैं अभी ये करके भी दिखाती हूँ, पर ये ध्यान रखना। तो आप एक बार देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है 6400, नीचे 1000 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 32 किलोमीटर पे जाके आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1% कम हो जाता है, रह नहीं जाता, कम हो जाता है, यानी आपका वेट भी 1% क्या हो जाएगा उस ऊंचाई पे कम। तो अब इसको देखते हैं ये जो फॉर्मूला था ये कैसे आया। देखिए ध्यान से, जो आपके पास g है वो आपके पुराने वाले g का 1% कम होने के बाद बचा कितना 99%। क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 0.99 टाइम्स ऑफ g, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाके इतना हो जाएगा, है ना। मैं वो एक्सप्रेशन बता रही हूँ कैसे आया था। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये मैं इसका भी एक्चुअली एक वो है डेरिवेशन। देखिए g1/g ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 - 2h/r रेडियस ऑफ अर्थ। तो g को उधर भेज दीजिए, तो 0.99 टाइम्स ऑफ g विल बी इक्वल्स टू g 1 - 2h/r। तो आप देखिए ये इससे कैंसिल। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा इसके अंदर 0.00 करके देखिए इसको, ये रिलेशनशिप अपने आप ही आ जाएगा, यानी 32 किलोमीटर पे आपका वज़न 1% से क्या हो जाएगा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही छोटा सा है, इसको देख लीजिए। आपको ये क्या बोला है, व्हेन एक ऑब्जेक्ट है जिसका वज़न कितना दे रखा है आपको 10 ग्राम, वेट दे रखा है, सॉरी वेट आपको दे रखा है 10 ग्राम, उसको हमने पानी में डुबो दिया, उसका वहाँ जाके पानी में वज़न कितना हो गया है, उसका जो वेट है वो अब हो गया 8.5 ग्राम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बताना है आपको, कितना वॉल्यूम। अब वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जितना उसने पानी बाहर डाल दिया। ये पानी में आपने किसी ऑब्जेक्ट को डाला तो कुछ इसने पानी को बाहर डाल दिया होगा ना, तो इसका वही वॉल्यूम होगा जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया। तो वाटर डिस्प्लेस कैसे निकालोगे, इसका असली वज़न कितना है 10, 8.5 माइनस कर दो, 1.5 ग्राम इसका वो है जो पानी इसने बाहर निकाला, तो ये इसका वॉल्यूम होगा। तो भाई हमारे पास डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। तो मास आपका कितना बाहर गया इतना, तो डेंसिटी 1 दे रखी है, तो ये आपके पास वॉल्यूम कितना आ गया 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बोला है कि दो इस तरीके से ना क्या है, क्लिफ हैं, ठीक है, पहाड़ हैं एक तरह से। यहाँ पे एक आदमी क्या करता है 2 सेकंड के बाद इसको अपनी आवाज़ सुनाई देती है 2 सेकंड के बाद, और दूसरी इको उसे कितनी सेकंड के बाद सुनाई देती है 3 सेकंड के बाद। दूरी बतानी है दोनों पहाड़ के बीच में, हाँ। और आपको साउंड ऑफ एयर दे रखी है। तो देखिए आपके पास 2D, ये दूरी D1 मान लो, ये दूरी D2 मान लो, कुछ भी मान लीजिए। D1 निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। कितना टाइम लगा यहाँ पे उसे 3 सेकंड लगे, ठीक है। D2 बताइए क्या है यहाँ पे 2D2 कितना, यहाँ पे स्पीड तो वही रहेगी और टाइम कितना है 2 सेकंड लगा यहाँ से यहाँ। D2 340 आ गया,
और D1 कितना आ गया हमारे पास 340/2 इंटू में 3, 170 इंटू में 3 0 510 और 340 को ऐड कर दो, आपका 850 आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी, ये आप आंसर देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो इसको तो अलग से ही बताना पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा है उसे करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आसान है, बस देखने में बड़ा लग रहा होगा। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ इसमें क्या बोला है। रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, मैं आपको एक बार समझाती हूँ इसमें क्या है। देखिए, एक आपके पास ना स्फीयर है, होलो स्फीयर है, मतलब कि ऐसे है और ऐसे है। मटीरियल यहाँ है, अंदर इसके कैविटी बनी हुई है, ध्यान रखना, अंदर से खाली है, खोखला है। तो आपको इसको पानी में आधा डुबोया है, क्वेश्चन आपने देखा होगा आधा डुबोया है। इस क्वेश्चन को आपको देखना है तो दोबारा देख लीजिए। फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ सच दैट हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सिंक इन वाटर। पानी में पूरा नहीं, आधा डूबा है। तो ये मान लीजिए पानी है, इसके अंदर वो जो स्फीयर है ना वो आधा डुबोया हुआ है, ना कि पूरा, और ये कैविटी है। आपको ना इसका ये पूरा जो रेडियस है वो कितना दिया है B, और जो अंदर वाला छोटा रेडियस है वो ध्यान रखना आपको क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। अब ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मेरे को फिगर दोबारा बनानी पड़ेगी। ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट अंदर से खोखला है, मटेरियल सिर्फ यहाँ तक है, ओके। अब ये जो दूरी है वो कितनी है B, और छोटे वाली दूरी A, ध्यान रखना। अब इसे कैसे करेंगे, इसने जो नीचे वेट लगा रखा है वो किसके बराबर होगा, जितना इस पर बायंड फोर्स लगा है, राइट। तो तब ये इस पर क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे तैर रहा है। तो बायंड फोर्स कितना होगा, बायंड फोर्स किसके बराबर होगा, जितना इसने पानी को बाहर निकाला है ना, और साथ ही आधा। तो देखिए इसे कैसे करना है, हमें इसका वेट निकालो पहले, ये जो मटेरियल है इसका वेट। तो वेट बराबर क्या होता है, M इंटू में G। तो मटेरियल का वेट बराबर होगा बायंड फोर्स के। तो M, अब मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, G एज इट इज़ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा, पूरे का वॉल्यूम माइनस कैविटी वाला वॉल्यूम कर दो, इनटू में बाइंड फोर्स कैसे निकालेंगे, बाइंड फोर्स बराबर होगा जितना इसने पानी को क्या किया गया है, वो क्या है, डिस्प्लेस किया है, वो भी आधा। तो मास जितना इसने पानी को हटाया है तो वो क्या होगा, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इनटू में डेंसिटी इनटू में G। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो आधा डूबा हुआ है। पूरा उसने पूरा डूबता तो बहुत ज़्यादा पानी को हटाता, आधा डूबा है तो आधे पानी को हटाया, मतलब अपने जो भी इसका टोटल वॉल्यूम है उसके आधे को हटाया इसने, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पे जो डेंसिटी है वो स्फीयर की है, और ये जो डेंसिटी है वो किसकी है, वाटर की। तो आपको यही निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। G से G कैंसिल। तो अब इसको एक काम कीजिए, सॉल्व करिए। यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा VT, नीचे क्या आएगा 2VT माइनस VC। अब VT बताओ क्या है, तो VT हमारे पास क्या होगा 4/3 पाई, R कितना है B³, नीचे 2 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई B³ माइनस 4/3 पाई A³, कैविटी का रेडियस। 4/3 कॉमन लेके वो कट जाएगा, कहने का मतलब आपके पास कुछ इस तरीके का आंसर आएगा, B³ अपॉन में 2B³ माइनस A³। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो कमेंट करके बताइए, उसको दोबारा नई वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घिचपिच हो गई हो, तो आप इसे दोबारा कीजिए इन सारे क्वेश्चंस को। और अगर अलग से कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में जो समझ नहीं आ रहा है केमिस्ट्री या फिज़िक्स में से, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। थैंक यू वेरी मच।